आजकल अक्सर देखने में आ रहा है, काफ़ी सारे लोग जोड़ों के दर्द की शिकायत करते हैं। कुछ लोग एक्सीडेंट के बाद उन्हें जो तकलीफ होती है वो जाती नहीं है, वो दर्द ठहर जाती है, वो जाती नहीं है। कुछ लोग बीमारियों के शिकार होते हैं, उसके बाद जो दर्द उस बीमारी के साथ चलती है वो जाती नहीं है। आजकल बड़े आम से नाम हो गए हैं, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी कोई कुछ तो ये भी कहते हैं कि मुझे शोल्डर्स जो है वो फ्रोजन हो गए हैं। अजीब अजीब से नाम दिए जाते हैं। दर्द है, चाहे वो छोटी सी दर्द क्यों ना हो, इतनी तकलीफ देती है कि इंसान के लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग दवाइयों से इनका निवारण करना चाहते हैं, लेकिन आजकल कुछ विधियां ऐसी चली हुई हैं, कहते हैं आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर हम फिजियोथेरेपी की बात करें, अगर किसी को जोड़ों की दर्द की तकलीफ होती है तो रिहेबिलिटेशन के लिए कहा जाता है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाइए, वो आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे, आप उनसे ठीक हो सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने दर्द की बात की है, आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाइए, वो अपना तरीका बताएंगे, हो सकता है आपको दवाइयों से छुटकारा मिल जाए। आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे, किसी भी किस्म की दर्द क्यों ना हो, उससे कैसे उससे हमें जो है राहत मिले, हम कैसे ठीक हो सके उससे। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में डॉक्टर सलमान अहमद खान। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अगर हम दर्द तकलीफ की बात करते हैं तो आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उसे ठीक करते हैं बिना दवाइयों के? सबसे पहले आदाब सर, आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया एक बारी बताने का। सर, दर्द जो है हमारे यहाँ पर, जैसे अभी आपने कहा कि दर्द की ब्रांडिंग होती है यहाँ पे, उनको एक नाम के साथ जोड़ के और उसके बाद पेशेंट के अंदर एक इस चीज़ का फोबिया क्रिएट कर दिया जाता है कि ये दर्द है, इसमें ऐसा होगा, और उसके बाद पता नहीं आप ठीक हो भी पाएंगे प्रॉपरली या नहीं हो पाएंगे। आपकी हड्डी मुड़ गई है, आपकी मांसपेशी में जो है वो एक अजीब किस्म की कुछ हमें बीमारी दिख रही है, बड़े बड़े स्कैन्स करवाए जाते हैं। लेकिन हम शायद वो चीज़ें भूल गए हैं जब हमने स्टार्ट किया था, जब हमने मेडिकल की पढ़ाई करते थे। छोटी सी चीज़ से हम उसको ठीक कर सकते, लेकिन नहीं, हम बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ अपना जो ध्यान हम उस तरफ आकर्षित करते हैं। हम ये नहीं देखते कि दर्द का रूट कॉज क्या था, हम दर्द के सिम्टम्स की तरफ भागते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का जैसे बता रहे थे या लंबर डिस्क प्रोलैप्स की बात करते हैं, उसका रीज़न क्या है? उस रीज़न को फाइंड आउट करने के लिए कोई भी जो है वो इनिशिएटिव नहीं लेता है। सिर्फ हम स्कैन्स करवाते हैं, उसमें देखते हैं कि हाँ आपका ये मसल जो है वो प्रॉब्लम में है, लेकिन वो प्रॉब्लम में गया क्यों, उसका रीज़न क्या था। कुछ मसल्स जो होते हैं, कुछ मांसपेशियाँ जो होती हैं, वो आपकी एफिशिएंसी की वजह से हिट होती हैं, कुछ आपके मेंटल स्ट्रेस की वजह से हिट होती हैं। तो एक अच्छे हेल्थ केयर प्रोवाइडर का काम ये है उस चीज़ को फाइंड आउट करना और उसको कम से कम टाइम में जो है ठीक करके पेशेंट को रिकवरी फेज में लेके जाना। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बात की है कि उससे रूट काज पहले समझने की बड़ी ज़रूरत होती है। अब मैं मेडिकल भाषा में बात करूं, आर्थराइटिस के कई नाम दे दिए गए हैं। गouty आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, ये आर्थराइटिस है। कुछ लोग तो चलने फिरने के काबिल ही नहीं रहते हैं, इतनी दवाइयाँ वो ले चुके होते हैं, फिजियोथेरेपी भी शायद करते होंगे, लेकिन एक स्टेज, एक अवस्था ऐसी आती है जब वो बिल्कुल बेड के साथ चिपक जाते हैं। जी सर, उसमें ऐसा है, आर्थराइटिस बेसिकली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में दो हड्डियां जब आपस में रगड़ती हैं, उनमें जो जलन में जो होती है उसको आर्थराइटिस बोला जाता है हमारी लैंग्वेज में, मेडिकल साइंस में। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली कोई बीमारी नहीं होती है, जब भी आपका मसल टाइट हो जाता है उसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है और दोनों हड्डियां आपस में पास आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ रगड़ती है। और जब भी आप एक्सरे करवाते हैं और एक्सरे में आप देखते हैं कि गैप बढ़ गया या कम हो गया, उसका रीजन वही होता है। हड्डी कभी बड़ी या छोटी नहीं होती, हड्डी का डिस्टेंस कम होता है, बिकॉज मसल्स जो हैं वो टाइट हो जाते हैं और हड्डियां पास या दूर हो जाती हैं। अगर तो वीक हो रहे हैं तो हड्डी में गैप बढ़ जाएगा, मसल्स टाइट हो रहे हैं तो वो ड्रैग करके हड्डी को पास लेके आ जाएगी, जिसकी वजह से आर्थराइटिस हो जाता है। वही बात फिर से आ जाती है, आपने अगर वो प्रॉपर्ली डायग्नोज नहीं किया है और आप सिम्टम्स के ऊपर काम कर रहे हैं, बॉडी एक स्ट्रेस कंडीशन में चली जाती है और अल्टीमेटली पेशेंट होप छोड़ देता है कि मैं ठीक होऊंगा। वो उसकी जो होप छोड़ने की जो उसकी प्रक्रिया है उसमें अब वो गिव अप कर चुका है, विल पावर लॉस कर चुका है, इसलिए वो जाके बेड से जुड़ जाता है। अगर आप पेशेंट को एक अच्छी होप देते हैं, उसकी रिकवरी बढ़ना शुरू हो जाएगी और आप देखें दिनों दिनों में वो ठीक हो जाता है। रूमेटिक की अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा हाथों की उंगलियां, पाँव की उंगलियां
फिर बड़े जोड़ जो होते हैं, आपके नी का जोड़ हो गया है, इसलिए उनकी चाल बिगड़ जाती है, चलने फिरने के काबिल नहीं रहते हैं, वो बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हो सकता है सर्जरी के साथ इनको ठीक किया जा सके। सर रूमेटिक आर्थराइटिस जो है अब ये सिस्टमिक होती है, इसमें हम ऐसा बताते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज होती है, मतलब अपनी बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो होता है वो अपने आप को ही परेशान कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कई दफ़ा रूमेटिक आर्थराइटिस होता है और कई दफ़ा नहीं भी होता। नहीं होने का रीज़न ये है कि स्पाइन जो है उसकी अरेंजमेंट आउट हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें भी हमें कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स रूमेटिक आर्थराइटिस जैसे दिखते हैं, बट एक्चुअल में वो रूमेटिक आर्थराइटिस नहीं होता है। बट जब हम उसको रूल आउट करते हैं और जब उसको ट्रीट करते हैं तो वो पेशेंट जो है, मतलब आप ये समझें कि जो साल, सवा साल, 1.5 साल से मेडिसिन ले रहा है उसकी एकदम से दवाई छूट जाती है। पर उसके साथ साथ आपने देखा होगा, क्योंकि आप तो डॉक्टर बेहतर जानते हैं, कि हड्डियों के साथ साथ आपके मसल्स भी जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए शायद वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहते हैं। यहाँ तक कि ये अवस्था आती है डॉक्टर साहब कि वो अपने कपड़े तक नहीं बदल पाते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं। देखें, हमने जो होल गेम, जो पूरा प्रोसेस समझा है, बॉडी का मैकेनिज्म जो समझा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मसल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। बोन का काम सिर्फ ये होता है कि मसल को शेप दे के रखना। बोन का काम ये है कि आपकी जो मूवमेंट हो रही है उसमें मसल की हेल्प करना। बाकी जो भी चीज़ होगी वो मसल ही फील करता है, बोन कभी फील नहीं करता। मसल की क्या कंडीशन है, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर का काम है उसको समझना और अपने पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी उस फेज़ में से नॉर्मल फेज़ में लेके जाना। अगर वो जल्दी से जल्दी वो चीज़ कर लेगा, वो पेशेंट उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसे तो कहा यही जाता है, जितनी जल्दी बीमारी का पता चलेगा उतना आसान और जल्दी इलाज होगा। अगर देर से पहुंचता है, क्या ऐसे लोगों को रिवाइव किया जा सकता है? जी सर, बिल्कुल रिवाइव किया जा सकता है। और अगर हम उसके कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट्स करते हैं जिसमें देखते हैं कि क्या इसकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी, क्योंकि हर एक मसल जो है उसका एक अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू है। जैसे ही हम उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी उस मसल की पूरी करते हैं, इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स वो पेशेंट जो है जिस कंडीशन में आया था उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। वो आप देखेंगे कि उसमें ऐसा लगता है कि कुछ जादू हो गया। हमें सिर्फ ये रूल आउट करना है कि हमारा कौन सा मसल जो है वो अफेक्टेड है। अगर तो उसकी डेफिशिएंसी है, उसकी डेफिशिएंसी को ठीक करना है, और अगर वो किसी और मसल की वजह से अफेक्टेड हो रहा है तो हमें उस चीज़ को रूल आउट करना है वो किस मसल से अफेक्टेड हो रहा है। और उनको जैसे ही हम, एक चेन होती है बेसिकली पूरी है, जैसे ही उस चेन को हम करेक्ट करते हैं वो पेन उसी टाइम ठीक हो जाती है। आप न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, खुराक की बात कर रहे हैं कि कुछ कमी रह जाती है, इसलिए वो आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन अब वो कैसे जानेंगे? जब एक बीमार रोगी आपके पास पहुंचता है, मैं नी की बात करता हूँ, घुटने में बड़ी दर्द है उसे, वो तो कभी सोच भी नहीं सकता है कि खुराक में कभी कोई कमी रही होगी, उसकी वजह से हो रहा है। ज़्यादातर लोगों को ये कहा जाता है आपका जो ग्रीस है वो कम पड़ रही है, खुश्क हो रही है, इसलिए वो हड्डियां रगड़, जैसे आपने रगड़ने की बात की थी, उस वजह से। लेकिन वो चीज़ें हो सकता है उसे दवाइयाँ दी जाएं, लेकिन खुराक के लिए तो कभी कहा ही नहीं जाता है। अगर हमारी खुराक अच्छी हो तो मैंने अभी अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि 70 to 80% जो है पेशेंट उसी टाइम रिकवर कर जाते हैं, जैसे ही हम उनका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बैलेंस कर देते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं है कि आप जो खाना खा रहे हैं आपको सारा न्यूट्रिशन मिल रहा है उस खाने के थ्रू। हम जो बात कर रहे हैं, हम दो किस्म के न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जिसको हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में एक माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट बोला जाता है। आपने देखा होगा बहुत से मल्टीविटामिन ब्रांड जिस टाइम मार्केट में है, मल्टीविटामिन में से हमने पर्टिकुलर विटामिन एक्सट्रैक्ट करवाए और उसके साथ बॉडी को टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट एकदम से हमारे सामने आ जाते हैं। पेन एकदम से गायब, दोबारा कभी पेन नहीं आती अनटिल अनलेस आप कोई लापरवाही ना करें। हम रिफाइंड शुगर खाने के लिए सबसे पहले मना करते हैं, बेकिंग सोडा और बेकरी आइटम्स खाने के लिए मना करते हैं, और आपका ये जितना भी जंक फूड है हम उससे मना करते हैं। एक और सर मिथ है यहाँ पे कि लोगों को ये लगता है कि हम जितना स्वेट करेंगे हमारे उतनी कैलोरीज बर्न हो रही है, बट ऐसा नहीं होता। आप जितना स्वेट एक्स्ट्रा कर रहे हैं, आप अपने इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उनको आप ख़त्म कर रहे हैं। और वो भी सबसे बड़ा रीज़न होता है आजकल जो ये कुछ देखा गया है, बैक के एकदम से पेशेंट चल रहा और चलते चलते उसको बैक में पेन हो गया, चलते चलते उसका नी ट्विस्ट कर गया। सबसे बड़ा रीज़न डिहाइड्रेशन
हाइड्रेशन है। अगर आपकी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड है, आपको ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। न्यूट्रिशन में बेसिक चीज जो सबसे पहली जो हमें अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफाई करने की जरूरत है वो पानी है। हमें पता होना चाहिए हमारा पानी का TDS वैल्यू क्या है। पानी डेड वाटर तो नहीं है, क्योंकि जिस पानी में TDS आपका 15, 20, 10 इतना होगा वो डेड वाटर है। आपका आइडियल TDS जो पानी का होना चाहिए वो 150 to 500 के बीच में होना चाहिए। 150 to 200 आइडियल है, बहुत अच्छा पानी है पीने के लिए। 300 to 400 जो है वो गुड है, और 400 to 500 जो है वो आपका एवरेज पानी है, बट आपकी बॉडी को वो भी टॉक्सिक है। इसका मापदंड कौन करेगा? सर, बाजार में आपको TDS मीटर मिल जाता है, अवेलेबल है मार्केट में, खरीद के उसके साथ चेक कर सकता है। क्योंकि शुरू से ही एक प्रथा है हमारे यहाँ पे, नल पे जो पानी आता है सुबह सुबह ताज़ा, उसी को लोग ज़्यादा उसका सेवन करते हैं। उसके बाद फिर एक ऐसा समय भी आया कि जब आपको सफ़र करना है तो कौन पानी कैरी करेगा, तो आपको बंद बोतलों में पानी मिलना शुरू हो गया। उसमें अब ये समय भी आ गया है कि जो प्लास्टिक जिसमें पानी डाला जाता है वो भी सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए इंसान के लिए जानना बड़ा कठिन हो जाता है कि अब कौन सी चीज़ उसके लिए ठीक है और कौन सी चीज़ उसके लिए ठीक नहीं है। सर, मार्केट में तो देखें ये मार्केटिंग ट्रेंड्स हैं, और जिसने प्रोडक्ट बनाया उसने प्रोडक्ट बेचना। आप देखें बहुत से ऐसे फिल्टर्स आ गए हैं जिसमें पहले कॉपर बोला जाता था, आजकल जिंक बोला जाता है, और इस तरह से वो नई नई जो एलिमेंट्स उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। बट किसी भी पेशेंट को ये नहीं पता कि उसके लिए सूटेबल चीज़ है तो है कौन सी। क्या उसकी बॉडी को जिंक की रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी बॉडी को मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी बॉडी को किसी और अन्य एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है। वो जो है या तो वो किसी भी लैब में जाके टेस्ट करवा ले, नहीं तो किसी भी अच्छे हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास चले जाए, जो या किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले जाए, वो उनकी हेल्प कर सकते हैं उनको रूल आउट करवाने में कि आपकी बॉडी में कौन सा एलिमेंट जो है उसकी डेफिशिएंसी आ रही है, और वो एलिमेंट अगर वो खाएंगे तो वो एकदम से अच्छे तंदुरुस्त हो जाएंगे। अगर मैं जैसे फ्रोजन शोल्डर्स की बात करूं, रिस्ट की बात करूं, जैसे नी रिप्लेसमेंट की बातें होती हैं, उसके बाद भी कहा जाता है रिहेबिलिटेशन के लिए भी आपके पास भेजा जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास। अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कुछ लोग ये भी कहते हैं नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है ही नहीं, आपने क्यों करवाई? अगर करवानी भी थी तो एक उम्र है जिसके बाद अगर आपसे नहीं चला जाता है तब आप करवा सकते हैं, उस उम्र से पहले आप मत करवाइए, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट की अपनी लाइफ ही कुछ नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। रिप्लेसमेंट मेडिकल साइंस ने अगर किसी जॉइंट की बनाई थी तो किसी वजह से बनाई थी। रिप्लेसमेंट भी ज़रूरी है। अगर आपके जॉइंट में कोई पैथोलॉजी हो चुकी है, जैसे हमारे दांत में कीड़ा लग जाता है तो हम दांत को अल्टीमेटली एक्सट्रैक्ट करवाना पड़ता है, निकलवाना पड़ता है। अगर बोन में कुछ ऐसी पैथोलॉजी हो चुकी है, गॉड फॉरबिडन अगर आपके कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का और उसके बाद वो प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं हुआ है और बोन में TB हो गया है, स्पेशली नी में अगर कुछ ऐसा कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है, तो इमीडिएटली उसको रिमूव करना है। उस केस में हम दूसरा चांस नहीं लेते कभी भी। बाकी रहा जो आजकल एक फैशन बन गया, एक ट्रेंड बन चुका है कि रिप्लेसमेंट के लिए लोग फर्स्टली ऑप्ट करते हैं, ऐसा नहीं करना है। पहले हमें मसल की अलाइनमेंट को पूरा उस पर प्रोसेस वो करना है। जैसी अलाइनमेंट हम कर लेते हैं, आपका खुद देखेंगे कि वो पेन दोबारा कभी आएगी नहीं, कभी वो देखने में नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा एक सिनेरियो बन चुका हुआ है कि पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं और उसके बाद नहीं रिलीफ होता, अल्टीमेटली वो फिर पेशेंट का माइंडसेट बन जाता है। ट्राई करें जो नई फिजियोथेरेपी टेक्निक्स जिनके पास आई है, ट्राई करें, आप उनके पास जाइए। बहुत कम से कम टाइम में जो है आपका जो केस है वो रिवाइव हो जाएगा। मैंने जैसे शुरू में भी जिक्र किया था कि दर्द कई किस्म की होती है। जैसे आपने दांत की दर्द की बात की, वो तो खैर वो डेंटिस्ट का काम है। जैसे पैलिएटिव केयर की आज बड़ी बातें होती हैं, जैसे कोई कैंसर पेशेंट है, दर्द में है, उसको भी बिना दवाई के क्या मतलब आप ठीक कर सकते हैं? सर, पैलिएटिव केयर जो है, जो आप ऑन्कोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसके लिए एक अलग ब्रांच है, पेन मैनेजमेंट की ब्रांच है। उसमें कुछ ब्लॉक्स दिए जाते हैं, एपिड्यूरल दिए जाते हैं। वो जो हमारे एनेस्थीसिया साइड से जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो उसमें हेल्प करते हैं। हमारा जो काम होता है सर, हमारा काम होता है मस्कुलोस्केलेटल। हमारा मस्कुलोस्केलेटल होता है। वो जो पेन है वो आपकी कैंसर की वजह से वो पेन जो है बॉडी में जनरेट हो रही है, उसके सेंटर्स कुछ और होते हैं और उनको जो है वो एपिड्यूरल से ही आप रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये कहा जाता है लिगामेंट टूट गया है, बड़ी ज्यादा दर्द हो रही है, तो वो सारा आपकी मतलब बंद रहेगा। जी सर। तो ये लिगामेंट टूटना, देखिए सर, लिगामेंट आपने अच्छा क्वेश्चन किया। आजकल ये बड़ा इन है लिगामेंट टूटना। बेसिकली लिगामेंट का जो काम तब देखने में आता है जब आपका मसल बहुत वीक हो चुका है और आपको डे टू डे लाइफ
आप वैसे रिज्यूम करते हैं जैसे आप अभी तक करते आ रहे थे, बट आपको अननोइंगली ये पता ही नहीं है कि आपका मसल जो है वो काम करना बंद कर चुका है या वो वीक हो चुका है, और वो अब जो स्ट्रेस है सारा वो लिगामेंट उस चीज के लिए कभी बिल्डअप ही नहीं हुआ। लिगामेंट सिर्फ दो आर्टिकुलर सर्फेसिस को जोड़ने के लिए होता है, अदरवाइज कभी भी लिगामेंट जो है वो एक्शन करने के लिए लिगामेंट कभी इंटुइट नहीं होता। उसके लिए आपको भगवान ने मसल्स दिए हुए हैं, आप मसल्स से वो काम ले सकते हैं। नहीं, एक्सरसाइज का जिक्र तब होता है डॉक्टर साहब कि जब किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या आपका पाँव जो है वो टिस कर जाता है तो कहा जाता है अच्छा नहीं ये फ्रैक्चर तो नहीं है लेकिन लिगामेंट्स टूट गए हैं। सर लिगामेंट इमीडिएटली लिगामेंट नहीं टूटते हैं, मैं आपसे वही चीज़ अर्ज कर रहा हूँ। पाँव ट्विस्ट ही तभी आपका करेगा जब आपके मसल्स वीक होंगे। आपके मसल्स अगर हेल्दी हैं आपका पाँव कभी ट्विस्ट नहीं करेगा। पाँव ट्विस्ट करने का रीज़न ही मसल की वीकनेस है, और जैसे ही मसल वीक हो जाएगा आपका लिगामेंट जो है इमीडिएटली वो इंटुइट आके आप का सारा स्ट्रेस जो है वो लिगामेंट पे आ जाएगा और वो वहां पर टूट सकता है। फिर उसके बाद लिगामेंट की ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1 में टूटा है, ग्रेड 2 में टूटा है, या पूरा ग्रेड टूट गया, मतलब वो पूरा 2 पीस में हो चुका है, 2 अलग अलग भागों में वो बंट चुका है, फिर उसमें सर्जरी होती है। अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 में है तो हाँ उसको हम रिवाइव करवा सकते हैं, लेकिन अगर वो पूरा टूट गया है तो उसमें सर्जरी ही एक अलग ऑप्शन है। कुल मिलाकर आप क्या कहना चाहेंगे अपने सुनने वालों से कि अगर आपका लाइफस्टाइल इस किस्म का होगा आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी भी कोई दर्द नहीं होगी, अगर होती भी है तो किस तरीके से उसे मैनेज करना है और कैसे आपके पास पहुंचना है? जी सर सबसे पहले तो मैं लिसनर्स को ये चीज़ बताऊंगा कि उनको अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई इस तरह से करना है कि टॉप टू बॉटम उनको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें जो हैं वो बढ़ानी है और कुछ घटानी है। सबसे पहले उनको अपनी डाइट की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले उनको अपनी डाइट में से मीठा जो सेवन करते हैं बहुत कम करना है, और अगर करना है तो उसमें मेक श्योर कि उसमें रिफाइंड शुगर ना हो। डॉक्टर साहब जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।